Hello, everybody. This is Danish, and today we are going to discuss the right against exploitation, which is also a part of the fundamental right of the Indian Constitution. Our country has seen exploitation since ages, and the different time frame within which the nature of exploitation can be seen and observed has been constantly changing, but the core essence has remained the same. तो हम लोग देखते हैं कि कुछ एक स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी देखा जाता है, कुछ एक डिवाइड देखा जाता है इन सोसाइटी में, एंड दैट डिवाइड एक्चुअली empower's वन सेक्शन टू ओवर पावर ओवर द अनदर, एंड इट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द डे? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेंशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में मेंशन है, इसका नेचर क्या है, व्हाट डज इट डिपिक्ट, किस तरह का राइट है ये, किसको अवेलेबल है, कौन इसके अगेंस्ट काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, एवरीथिंग विल डिस्कस अबाउट दैट. फिर हम लोग देखेंगे एज सच व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है एज सच, उसके बारे में देखेंगे. ठीक है सर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बेयर एक्ट जो लिखा है अपना आर्टिकल 23 और 24 में, व्हाट डज इट मीन्स एंड उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है. फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स्ड लेबर, बेगार एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर वेरियस जजमेंट्स एंड द केसेस जो सपोर्ट करते हैं आर्टिकल 23 को, एंड सिमिलरली आर्टिकल 24 को भी हम लोग देखेंगे, 23 एंड 24 को. फिर हम लोग जब आगे को पढ़ते हैं आर्टिकल 24, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन है इन हजार्डस इंडस्ट्रीज. तो ये हजार्डस इंडस्ट्रीज में क्या क्या आते हैं हम लोग ये देखेंगे, नॉन हजार्डस में क्या आते हैं, डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट क्या है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एंड स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग वी विल स्टडी दैट ऑल्सो. फिर इसके लिए भी हम लोग सपोर्टिंग जजमेंट्स पढ़ेंगे, और फाइनली पार्लियामेंट्री लॉज के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के रेस्पेक्ट में, आर्टिकल 23 के रेस्पेक्ट में और आर्टिकल 24 के रेस्पेक्ट में. चलिए सर स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो एज इट इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 3 में होते ही गारंटी होती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस गारंटी इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, एंड गारंटर इज द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकते हैं, आपका अगर ये ब्रीच होता है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 जो हम लोग अभी आगे में पढ़ने वाले हैं. फिर ये एम करता है प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, बहुत तरह की एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की बात करता है, राइट. क्योंकि हमारा सोसाइटी में जब हम लोग देखते हैं मुगल के पीरियड्स के बाद जो मेडिवल पीरियड होता है, इवन देन फिर मॉडर्न टाइम्स होते हैं, ब्रिटिश के टाइम्स, हर जगह हम लोग स्लेवरी देखते हैं, फोर्स लेबर देखते हैं, बेगार्स देखते हैं, जहाँ पे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ के जो किसान थे, हमारे जो पीजेंट्स थे, उनको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ एंड फॉर द सोशल जस्टिस, ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी स्टॉप्ड. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इन चीजों को ध्यान पे रखते हुए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बनाया. फिर देखिए सर, इट इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड द नॉन सिटीजन्स. अगेन, क्योंकि इस पूरे आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं तो कहीं भी हमें सिटीजन्स लिखा नहीं मिलता है. इट मीन्स कि अगर आप बाहर के भी सिटीजन्स हो, एलियन सिटीजन भी हो, in that case also you can take the protection under article 23 and 24 of the Indian Constitution. Also sir, you have to remember that it is also available against both the state as well as the private body. What does it means? ये आपका एक्सप्लॉयटेशन ना तो सरकार कर सकती है, ना स्टेट कर सकता है, ना कोई प्राइवेट बॉडी कर सकता है. मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे हमारा डिस्कशन जाएगा यू विल गेट टू नो दैट. फिर कोर वैल्यू है ये ऑफ इंश्योरिंग द ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम. अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो बेसिकली उसके फ्रीडम को आप कर्ब कर रहे हैं, उसके लिबर्टी को आप छीन रहे हैं. इन दैट केस ही विल और शी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज द कोर वैल्यू ऑफ ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम. ऑल्सो जैसा कि हम लोगों ने आर्टिकल 21 पढ़ा था राइट टू लाइफ के बारे में एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, ये इन सिंक विथ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस. दैट्स फाइन सर, आगे देखते हैं. जैसे आर्टिकल 23 को जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन खोल के पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. इसको पढ़ते के साथ हमको समझ में आना चाहिए, पहले ध्यान जाना चाहिए कि ये ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, फिर ध्यान जानना चाहिए कि ये फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है.
तो चलिए पहले सर हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है बेगार और ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, और अगर कोई इस चीज को फॉलो करता है तो दैट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस, इसका पनिशमेंट कौन तय करेगा? अगेन पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द पावर एंड द अथॉरिटी टू मेक लॉज इन दैट रेस्पेक्ट। फिर एक एक एक्सेप्शन क्लॉज दिया गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक्सप्लॉइटेशन का जो हम जनरल मीनिंग समझते हैं वो हर जगह लागू हो। जैसे अगर इसमें जैसे पढ़ते हैं, स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पस एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विसेज द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। व्हाट डज इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई आपदा आ गया, डिजास्टर आ गया, और अगर अगर आप वहां के लोकल्स को डिप्लॉय कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपको काम करना पड़ेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इन दैट केस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको इक्वल वेजेस और इक्वल पेमेंट और ये सब मिनिमम वेजेस, दैट विल नॉट बी अप्लीकेबल इन दैट केस। तो उसको एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में मानेंगे ही नहीं, क्योंकि द कोर एसेंस को पकड़ना एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। इट मींस यू आर trying to create a negative impression, you are trying to create a discrimination। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। अब ट्रैफिक जैसा हम लोगों ने वर्ड देखा, तो ट्रैफिक का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रैफिक का इन जनरल मतलब होता है खरीद फरोख्त। इसका मतलब कि खरीद बेच अगर आप करते हैं इंसानों का, तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसके अंदर होता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन एज कमोडिटीज। बाजार में, मार्केट में अगर किसी वस्तु सामान की तरह अगर आप मेन, वुमेन और चिल्ड्रन को बेचते हैं, वो एज अ पार्ट ऑफ ट्रैफिकिंग के डेफिनेशन में आता है। फिर इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द प्रोस्टिट्यूशन। बच्चे को, महिलाओं को अगर इन एक्टिविटीज के लिए, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के लिए या इमोरल एक्टिविटीज के लिए अगर खरीदा जाता है, बेचा जाता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। प्रैक्टिस ऑफ देवदासी सिस्टम। देवदासी सिस्टम वाज अ प्रिवेलेंट सिस्टम सिंस एंशिएंट टाइम, जहां पे कि लड़की जो होती थी, वुमेन और द गर्ल वाज गिवन एज अ was devoted to the temple or the to temple of that region, और वो वहां पे रह के काम करती थी, वहां सेवा करती थी। दैट practice are also included as a part of traffic which has been mentioned in article 23 of the Indian Constitution। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी भी हम लोग देखते हैं, ये भी इसका पार्ट है, और ये सब के सब अब हमारे आर्टिकल 23 के अंदर प्रोहिबिटेड है। ठीक है सर, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, द प्रोहिबिशन ऑन द फोर्स लेबर डज नॉट अप्लाई टू वर्क एज। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग देखते हैं कि कोई मिलिट्री सर्विस लेने की जरूरत पड़ गई अचानक से, कोई इमरजेंसी आ गया, कोई कैलेमिटी आ गया, उस केस में अगर हम कम्युनिटी सर्विस लेते हैं या लोगों को कंपेल करते हैं काम करने के लिए, तो ये उसको फोर्स लेबर के कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा, या आर्टिकल 323 के अंदर उसको हम लोग एक्सप्लॉयटेशन नहीं गिनेंगे। ठीक है सर, अब कुछ पार्लियामेंट्री लॉज एक दो हम लोग देख लेते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है हमारे इंडिया में। एक है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। दूसरा है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट। ठीक है सर, ओके सर, याद रखिएगा इसको। फिर क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म फोर्स्ड लेबर एंड बेगार। अब फोर्स्ड लेबर और बेगार जो हम लोगों ने देखा आर्टिकल में, इसका क्या मतलब होता है? फोर्स्ड लेबर जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि अगेंस्ट योर विल, ठीक है, कंपल्सन के साथ अगर किसी को काम करवाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स लेबर, मीनिंग कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज और हर विल बाय यूजिंग द फिजिकल फोर्स, लीगल फोर्स और कंपल्सन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। ये क्या है सर, थोड़ा समझिए। फिजिकल फोर्स मतलब बंदूक की नोक पर तलवार दिखाकर अगर किसी से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इट। लीगल फोर्स मतलब लीगल अग्रीमेंट कोई कर रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी है, आपको बोलती है 10 साल तक सर आपको काम करना ही पड़ेगा हमारे कंपनी में, ठीक है, तो ये 10 साल का जो कंपल्सन होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फोर्स लेबर। लेकिन अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर कुछ कुछ कंपनीज जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं 5 साल का या 10 साल का, तो क्या वो फोर्स लेबर का पार्ट है? वो फोर्स लेबर का पार्ट नहीं है सर। क्यों नहीं है वो पार्ट? क्योंकि
उसमें कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं रखती कि आपको 5 साल तक काम करना ही करना पड़ेगा, यू कैन नॉट लीव द कंपनी। रैदर वो ये अग्रीमेंट करती है कि 5 साल तक काम करना आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आप उससे पहले काम छोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए 3 साल में या 2 साल में काम छोड़ना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू पे सम कॉम्पेंसेशन। और ये कॉम्पेंसेशन इज नॉट अ पनिशमेंट, ये बेसिकली जो इकोनॉमिक लॉस होता है कंपनी को, उसको कंपनसेट करने के लिए होता है। दैट इज वाई दैट इज जस्टिफाइड। ठीक है, लेकिन वो कोई भी कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आपको 5 साल 10 साल 20 साल आप ही उन्हीं के पास काम करना है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, कुछ एग्जाम्पल जो फोर्स लेबर का है, जैसे बेगार है, बॉन्डेड लेबर है, ये सब। अब सर बेगार खुद में एक डेफिनेशन बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। तो बेगार रेफर्स टू अ पिक्यूलियर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर दैट वाज प्रिवेलेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट जब आया, तो उसमें हम लोग को देखते थे कि जो खेत होता था उसमें किसानों से काम लिया जाता था, काम करवाया जाता था, और उनके बदले उसको कुछ भी पे नहीं किया जाता था। तो एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी where you are taking the help or you are taking the work from the person but you are not paying back in any form, that is called बेगार सिस्टम। तो अगर आपको फ्री में कोई काम करवा रहा है, जबरदस्ती काम करवा रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बेगार। ठीक है, अंडर सर्विस विदाउट एनी पेमेंट और रिम्यूनरेशन, कोई भी पेमेंट आपको नहीं कर रहा है। ठीक है सर। अब पार्लियामेंट्री लॉज आपको याद रखने हैं। ये लॉज में क्यों लिखा हूं सर, क्योंकि जब मेंस के एग्जाम में अगर इससे ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन लॉज को मेंशन करना है, केसेस को मेंशन करना है, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 याद रखिएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट याद रखिएगा, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। ना आपको इसके अंदर डिटेल जाने के पढ़ने की जरूरत है, ना ही आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बस इतना याद रखिएगा ताकि आप एग्जाम में आंसर राइटिंग जब करें या मेंस के एग्जाम में जब आप लिखने जाएं तो इनको एज एन एग्जांपल देंगे तो आपका पॉइंट सब्सटैंशिएट होगा, है ना, क्योंकि जनरल पॉइंट्स को यूपीएससी अप्रिशिएट नहीं करती है। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या केसेस और जजमेंट्स आए हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला केस जो है वो संजीत रॉय वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान है। क्या हुआ था सर, इसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी पेमेंट हम लोग करते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर वो मिनिमम वेज से कम है और वो आदमी अगर फमीन रिलीफ वर्क के लिए काम कर रहा है, तो वो भी आर्टिकल 23 के अगेंस्ट माना जाएगा, इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद रखिएगा, इसको कोट करने के लिए अगेन आंसर में। फिर है दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1983 का केस है ये। इसमें कोर्ट ने बोला कि अगर आप प्रिजनर से कोई काम ले रहे हैं ना, कोई अगर जेल में बंद है उससे अगर आप काम कर ले रहे हैं तो उसको भी आपको प्रॉपर पे करना पड़ेगा, विदाउट पेइंग देम प्रॉपर रिम्यूनरेशन, वो अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, तो ये याद रखिएगा। फर्स्ट वन वाज रिलेटेड टू फैमिली रिलीफ वर्क के लिए कोई काम ले रहे हैं उससे, दूसरा अगर कोई प्रिजनर है, कोई जेल में बंद है, उससे अगर काम ले रहे हैं उसको भी पे करना पड़ता है। ठीक है सर। बुद्धदेव कर्मस्कार वर्सेस द स्टेट ऑफ बंगाल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया रिहेबिलिटेशन ऑफ सेक्स वर्कर्स के लिए, राइट। तो इसमें एज अ ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमन, आप कह सकते हैं कि ह्यूमन जस्टिस के लिए, सोसाइटल जस्टिस के लिए, उन्होंने बोला कि सेक्स वर्कर को रिकॉग्नाइज करते हुए कि इनका प्रोटेक्शन करना स्टेट की जिम्मेदारी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर country. The Supreme Court also directed to form sex worker rehabilitation panel and directed the state and the central government to provide funds for working of this panel. तो उसको बनाया गया कि एक फंड बनाइए और उस फंड को वो पूरा काम करेगा कि कैसे सेक्स वर्कर्स का हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है सर। तो इसके तीनों केस को अगर आप याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में होलिस्टिक आंसर हो सकता है, संजीत रॉय, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड बुद्धदेव कर्मस्कार वर्सेस द यूनियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये हो गया सर आर्टिकल 23 जो कि ट्रैफिकिंग के बारे में, फोर्स लेबर और बेगार के बारे में बात करता है। अब आर्टिकल 24 को जब हम लोग कल खोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो बेसिकली ये चाइल्ड लेबर से डील करता है। ठीक है, आप अपने आसपास में जब जाते हैं होटल्स में चाय पीने, तो आपको दिखता है कोई छोटू, ए छोटू चाय लाना। तो in that case, that is completely not allowed for a child to work in industry which affect their educational upbringings, या उनके जो पढ़ाई है, उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट है, उसके अगेंस्ट अगर जा रहा है तो दैट इज नॉट अलाउड। तो पढ़ते हैं सर पहले आर्टिकल में क्या लिखा है।
No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other activity hazardous employment. ठीक है, तो आपको सबसे पहले रखना है याद कि आर्टिकल में 14 इयर्स को कट ऑफ माना है, इससे नीचे बच्चा को रिकॉग्नाइज किया गया है कि चिल्ड्रन इज एज्ड बिलो 14 इयर्स। वो अगर किसी फैक्ट्री या माइंस या कोई भी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में अगर वो एम्प्लॉयड है तो दैट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन जब किया गया तो क्या बताया गया, बोला गया कि सबसे पहले आपको समझना है कि ये प्रोहिबिशन जो है वो फैक्ट्रीज में है, माइंस में है और सच अदर एक्टिविटीज। तो क्या सर बच्चा कहीं भी काम नहीं कर सकता? लेकिन सर हम लोग देखते हैं कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खास करके डेली सोप चैनल्स पे, टीवीज में, मूवीज में बच्चे तो आते हैं सर। तो उसी बात पे जब इंटरप्रिटेशन किया गया कोर्ट्स के द्वारा तो ये बोला गया कि इट डज नॉट फॉरबिड देयर एम्प्लॉयमेंट इन हार्मलेस और नॉन हजार्डस एक्टिविटीज। अगर हार्मलेस इंडस्ट्रीज है, नॉन हजार्डस है, तो उसको फॉरबिड नहीं करता है, आपको याद रखना है। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि चिल्ड्रंस आर अलाउड टू वर्क इन इनोसेंट इंडस्ट्री। ये टर्म कितना अच्छा है, देखिए इनोसेंट इंडस्ट्री में आपको अलाउड है, जैसे कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैमिली एंटरप्राइजेस, अगर वो कोई काम है तो उसमें अगर वो कर रहे हैं जिसमें उनका एजुकेशन सफर नहीं कर रहा है, दैट इज कंप्लीटली अलाउड, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। अगेन जब आप आर्टिकल 21 जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आप उसको अगर देखेंगे तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, गारंटी करता है राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6, बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो इन 6 से 14 साल के बच्चों को गारंटी जब किया गया है तो आप उसको फैक्ट्री में इंप्लॉय करके उसका राइट टू एजुकेशन नहीं छीन सकते। दिस इज नॉट अलाउड, दैट विल बी ट्रीटेड एज चाइल्ड लेबर। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं कौन कौन सा लॉ है जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। वैसे तो एन नंबर ऑफ लॉज हैं, लेकिन अब सबको आपको ना याद रखने की जरूरत है, ना आपको एग्जाम में काम आने वाला है। तो जैसे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिमार्केबल है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, और उसके बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए 2006 में, इवन रिसेंटली 2016 में भी अमेंडमेंट हुआ उसमें। तो ये सब अमेंडमेंट्स को आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है सर, फैक्ट्रीज एक्ट्स है, माइंस एक्ट है, प्लांटेशन वर्कर एक्ट्स है, ये सब जितना है ये सब डील करता है, प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को। अब रिसेंटली जब लेबर कोड 2020 में हम लोग जब देखते हैं कि 4 लेबर कोड हम लोगों को कंबाइन करके दिया गया, उसमें भी बताया गया, इन सबको सब्ज्यूम किया गया और बोला गया कि चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जितने भी एक्ट्स हैं, फैक्ट्रीज हो, माइंस एक्ट्स हो और भी अदर एक्ट्स हैं, उन सब में जो डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन है वो कहीं कहीं वेरी करता है। लेकिन यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से हर जगह आपको ये याद रखना है कि 14 साल इज द कट ऑफ एज, वो बच्चा होगा। 14 से 18 साल के बीच का जो एज होगा वो एडोलेसेंट होगा। ये जानना इसलिए जरूरी है कि ये जो एक्ट है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, इसमें जब अमेंडमेंट किया गया तो एडोलेसेंट को भी ऐड किया गया और उसमें डिफाइन किया गया कि एडोलेसेंट इज 14 to 18 ईयर्स के बीच वाले बच्चे। ठीक है सर, और क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए? सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। ठीक है, तो उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, जो बच्चे हैं रैग पिकर्स हैं, जो बच्चे यहाँ वहाँ काम करते हैं होटल्स में, चाय की टपरी पे, तो उन सबको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और इस पे फंड कहाँ से आएगा सर? तो जो ऑफेंडिंग पार्टी होगी, कोई कंपनी है, कोई टीम है, कोई एजेंसी है, अगर उसको हायर कर रही है, जो जो ब्रीच कर रही है, उनसे पैसा लिया जाता है एज अ पेनल्टी, है ना, अमाउंट ऑफ फाइन फॉर ईच चाइल्ड एम्प्लॉयड बाय हिम। ये कुछ 20-20 हजार के आसपास में होता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट अगेन। तो फंड में पैसा कहां से जाता है? एम्प्लॉयर डिपॉजिट करते हैं जो ब्रीच करते हैं चाइल्ड लेबर प्रोविजंस को। सर फिर दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, इनिशिएटिव क्या है? नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है सर, ये भी एकदम ध्यान रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको बाद में बनाया गया। ठीक है, फिर आपको ये भी याद रखना है कि चाइल्ड लेबर अगर कोई करता है तो दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। व्हाट डज इट मींस कि आप अरेस्ट किया जा सकता है वो इंसान विदाउट एनी वारंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, ठीक है सर, तो इन चीजों को, इन लॉज को, इन एक्ट्स को याद रखिएगा तो आपको आंसर लिखने में काफी मदद मिलेगी। अब आगे देखते हैं कि केसेस एंड जजमेंट्स इनसे रिलेटेड क्या क्या है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एमसी मेहता वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो एमसी मेहता को हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इनको पढ़ा था, तो उसमें इन्वायरमेंटल लॉज के बारे में बात किया गया था। यहाँ पे क्या बात किया गया है एमसी मेहता में? इसमें बोला गया द कोर्ट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ फायर क्रैकर्स।
तो फायर क्रैकर्स जो होता है, जो बॉम्ब बनाने का जो एक इंडस्ट्री होती है, उसमें कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया। ठीक है सर। फिर दूसरा केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर मैच बॉक्स फैक्ट्रीज में जो है वो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सरकार को गाइडलाइन देती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट। और मैच बॉक्स फैक्ट्रीज जो है उसमें काम करना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। द कोर्ट रिकॉग्नाइज द चाइल्ड लेबर इज इन हजार्डस इंडस्ट्रीज वाज अ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। ऑफ कोर्स हम लोगों ने देखा आर्टिकल 21A, क्योंकि हमारी कोर्ट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सब लोग मानते हैं कि ये जो एज है बच्चों का, दैट इज अ एज वेयर दे शुड बी इन क्लासरूम्स, नॉट एंगेज्ड इन वर्क्स एंड एक्टिविटीज। ठीक है सर, याद हो गया ये। अब देखिए सर, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया में क्या है। द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इसके इसमें क्या इंक्लूड किया है, कारपेट वीविंग इंडस्ट्री में भी बच्चों को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। It directed the government to take measures for the rescue, rehabilitation and education of children involved in the labor। और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि आपको वेलफेयर के लिए एक कमीशन बनाना पड़ेगा, है ना, और वहां पे उन बच्चों को रिहैबिलिटेट कर सकें आप, उसके लिए आपको प्रावधान करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, वेरी गुड। तो ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 और 23 और 24 जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो कि डील करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक। अब सर कुछ कुछ चीज आपको एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही याद रखना है। सबसे पहले कि ये जो था हम लोग शुरू में भी देखे थे, जस्ट मैं ब्रशअप कर दे रहा हूं आपको कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है वो एप्लीकेबल है टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स एज वेल। दूसरा, अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द प्राइवेट बॉडी। मतलब आपकी कंपनी भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है, कंपनी भी चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं कर सकती है, चाइल्ड को नहीं एम्प्लॉय कर सकती है। फिर सर और आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जितने भी केसेस और जजमेंट्स पढ़े थे हम लोगों ने आर्टिकल 23 के केस में, आर्टिकल 24 के केस में, उन सारे सारे जजमेंट्स को आपको याद रख लेना है। ठीक, ये आपको अगर याद रहेगा तभी आप मेंस के आंसर लिख पाएंगे, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल जनरलिस्टिक वे में होगा एंड यूपीएससी विल गिव वेरी पुअर मार्क्स इन दैट। ठीक है सर, दैट्स ऑल। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमको उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या है सर हमारे लिए डिटेल्स, वहां पे टेलीग्राम आईडी पे आप हमको जाके मेल कर सकते, टेलीग्राम कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, जो कि है यहाँ पे आपको डिटेल्स गिवन। फिर सर आपको याद ये रखना है कि आईएएस नामा जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, जिसपे हम लोग आईएएस नामा के नाम से एक चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल, उस पर डेली क्विज आता है। ये क्विज आपको काफी हेल्प करेगा यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ये इतना फोकस्ड वे में, इतने वेल क्यूरेटेड फॉर्म में क्यूरेट किया जाता है, सारे पीवाईक्यू के पैटर्न को एनालाइज करते हुए इसको बनाया जाता है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, डेफिनेटली योर कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर्ड। और सर कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे होंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, दैट इज गिवन इंटेंशनली कि आप उसको जाएं, आप उसको सर्च करें और थोड़ा पढ़ें, because this exam requires lot of hard work and you will have to give your time and effort in that. Okay, thank you and have a good day.